अगर आप इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि एग्जाम में आपके ट्रू मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, चाहे वो 1 मार्क्स के अंदर पूछे जाएं या 2 मार्क्स के अंदर पूछे जाएं, या केस स्टडी बेस्ड भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, लास्ट सेशन के अंदर हमने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग सब्जेक्ट की शुरुआत की थी चैप्टर नंबर फर्स्ट के साथ। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम था बैंकर्स कस्टमर रिलेशनशिप, जिसके अंदर हमने फर्स्ट सेशन के अंदर कवर किया था डेफिनेशन ऑफ ए बैंक, यानी कि किस प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बैंक कह सकते हैं और किस प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बैंक बिल्कुल नहीं कहेंगे। आई होप आपने उस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अब हम कवर करने जा रहे हैं जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम था बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि जब एक बैंक कस्टमर्स को डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उनके बीच में डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होते हैं। वो रिलेशंस डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ द सर्विस, नेचर ऑफ द सर्विस। तो उसी बिहाफ पर जो भी इंपॉर्टेंट रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं उनको इस सेशन के अंदर कवर करेंगे और यहां से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सेशन को बहुत ही ध्यान के साथ आपको कवर करना है और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है, याद रखना बहुत ही इजी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब एक कस्टमर एक बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करता है तो बैंक के पास कस्टमर का पैसा चला जाता है। उसके बाद जो कस्टमर है वो बैंक का क्रेडिटर हो जाता है और जो बैंक है वो डेटर बन जाता है। तो यहां से फर्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ ही एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है डेटर एंड क्रेडिटर का। ठीक इसी प्रकार से एक कस्टमर और भी बहुत सारी सर्विसेज अवेल करता है, जैसे चेक की फैसिलिटी है, चेक क्लियरिंग की। उसके बाद अगर हम बात करें लॉकर की, बैंक लॉकर की फैसिलिटी है। तो ऐसे ही अलग अलग केसेस में अलग अलग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होंगे, वही रिलेशनशिप आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम फर्स्ट रिलेशन के साथ स्टार्टिंग करते हैं अपने सेशन की। हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है। अब डेटर और क्रेडिटर किसे कहते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं डेटर की। डेटर कौन होता है? देनदार, जिसको पैसे देने हैं। इसका मतलब इसने पैसे कभी लिए होंगे हमसे, ठीक है, अब ये देनदार बन गया। इसने हमसे पहले कभी पैसे लिए होंगे तो देनदार बन गया। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर लेनदार होता है, यानी कि इसने पैसे हमें कभी दिए थे, अब ये वापस लेगा। अब हम यहां पर एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहां पर ए नाम का एक कस्टमर है, ए नाम का एक कस्टमर है। अब ये बी नाम के बैंक के पास, बी नाम के बैंक के पास कुछ डिपॉजिट्स करता है, कुछ कैश डिपॉजिट करता है। ये पैसा डिपॉजिट होने के बाद, रिलेशन की बात मैं कब कर रहा हूं, ये पैसा डिपॉजिट होने के बाद अब ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। कस्टमर क्या बन गया बेटा? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लेनदार। इसने अपना पैसा दिया है बैंक को और ये फ्यूचर में कभी ना कभी लेगा। अब ये जो बैंक है, ये बैंक क्या बन गया? डेटर, यानी कि इसने पैसा लिया है तो ये फ्यूचर में क्या होगा? पैसा वापस लौटाएगा। तो इसलिए क्या बन गया? ये देनदार बन गया। बहुत ही इजी है। अगर याद रखने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहां से आपको समझा देता हूं। सी मींस कस्टमर और सी से ही क्या बनता है? क्रेडिटर। तो यहां पर रिलेशन एस्टेब्लिश करने में आपको आसानी होगी। तो जब भी पब्लिक बैंक के पास अपना पैसा डिपॉजिट करती है तो वो विदाउट कोलेटरल डिपॉजिट किया जाता है, यानी कि बदले में बैंक उसको किसी प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है, वो कोलेटरल फ्री डिपॉजिट्स होती हैं और बैंक के पास खुली छूट होती है कि उस पैसे को जैसे चाहे वैसे यूटिलाइज कर सकता है। बैंक के ऊपर किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होती है। लेकिन अगर डिमांड डिपॉजिट्स हैं तो कस्टमर के डिमांड करने पर वो पैसा बैंक को लौटाना होगा और टर्म डिपॉजिट हैं तो कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो पैसा लौटाना होगा। तो उस केस में डिपॉजिट होने के बाद आफ्टर डिपॉजिट्स जो रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ वो डेटर और क्रेडिटर का एस्टेब्लिश हुआ। तो जो कस्टमर है वो क्या बन जाएगा? यहां पर क्रेडिटर, यानी कि लेनदार बन जाएगा, क्योंकि उसने बैंक को एक किस्म से लोन दिया है।
और उसी प्रकार से जो बैंक है वो डेटर बन जाएगा, यानी कि देनदार बन जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ होगा। इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मैं यहां से स्लाइड्स रीड नहीं करूंगा, आपको नोट्स मिलेंगे, वहां से आराम से रीड कर लेना, मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विकास नाम का एक व्यक्ति है, उसने बैंक के अंदर 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं। डिपॉजिट करने के बाद अब जो बैंक है वो क्या कहलाएगा और जो कस्टमर है वो क्या कहलाएगा, इनमें से डेटर कौन होगा और क्रेडिटर कौन होगा। इस प्रकार से एक छोटा सा आपको पैराग्राफ दे देंगे केस स्टडी बेस्ड, और उसमें से ही 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इसी रिलेशन को हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे कर देंगे, अब जिस कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट किया है वो पैसा बैंक के पास चला गया, अब बैंक उस पैसे को किसी और व्यक्ति को लोन के रूप में भी तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जब लोन के रूप में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तब एक कस्टमर और एक बैंक के बीच में किस प्रकार का रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, चलिए उसी को देखते हैं सेकंड रिलेशन के अंदर। यहां पर क्रेडिटर एंड डेटर रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहां पर एक बैंक है और उस बैंक ने किसी सी नाम के व्यक्ति को क्या दिया है, लोन दिया है। सी नाम के व्यक्ति को लोन दिया है और वो लोन किसी प्रकार का हो सकता है। अब ये जो लोन दिया होगा ये कोलेटरल फ्री नहीं होगा, बदले में बैंक ने कोलेटरल्स लिए होंगे। कुछ केसेस में कोलेटरल फ्री भी हो सकता है, जैसे पर्सनल लोन अगर है तो मोस्टली बैंक क्या करता है, अपने आप को सिक्योर करता है और कुछ ना कुछ कोलेटरल्स अटैच कर ही देता है, ठीक है। तो अब इस केस में बैंक क्या कहलाएगा और जो कस्टमर है वो क्या कहलाएगा, ठीक है। अब इस केस में ये पैसे किसके पास गए हैं, कस्टमर के पास गए हैं, तो कस्टमर क्या बन जाएगा, यहां पर कस्टमर बन जाएगा डेटर। डेटर यानी कि देनदार, जिनको हिंदी में समझना है हिंदी में समझिए, देनदार। और बैंक क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, क्योंकि बैंक ने अपना खुद का पैसा दिया है और खुद का पैसा दिया है तो कभी ना कभी अपना पैसा वापस भी लेगा, तो ये क्या कहलाएगा, लेनदार। तो ये आपको ध्यान रखना है, बैंक क्या कहलाएगा और कस्टमर क्या कहलाएगा। बहुत ही इजी था, बस रिवर्स हो गया है लास्ट वाले केस का। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं थर्ड रिलेशनशिप के बीच में। थर्ड रिलेशन क्या कहलाता है, चलिए थर्ड रिलेशन इंपॉर्टेंट है बट इजी है। बैंक एज ए ट्रस्टी। बैंक ट्रस्टी कब बन जाता है, देखिए अगर कोई व्यक्ति है और उसके पास उसकी बहुत सारी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, बट उसका बच्चा अभी क्या है, माइनर है, छोटा है, उसकी एज अभी 18 नहीं हुई है, ठीक है, एज अभी उसकी 18 नहीं हुई है। उस केस में एक पर्सन क्या कर सकता है, एक बैंक को ट्रस्टी बना सकता है। अब ट्रस्टी बना देगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी की देखरेख कौन करेगा, बैंक करेगा। और जैसे ही उसका बच्चा माइनर से क्या बन जाएगा, माइनर से ऊपर आ जाएगा, जैसे ही 18 प्लस का होगा तो उसके बाद बैंक उसकी एसेट्स और प्रॉपर्टी को उस बच्चे को सौंप देगा, ठीक है। तो यहां पर बैंक ने क्या किस चीज का काम किया है, यहां पर बैंक ने एज ए ट्रस्टी काम किया है। बैंक एज ए ट्रस्टी भी काम करते हैं। जो बैंक एज ए ट्रस्टी काम करते हैं वो अपनी एक सब्सिडरी कंपनी ही एस्टेब्लिश कर लेते हैं और अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू इस काम को करते हैं। जैसे आईडीबीआई बैंक का आपने नाम सुना होगा, तो आईडीबीआई बैंक ने अपनी आईडीबीआई ट्रस्टी के नाम से क्या बनाई हुई है, अपनी एक सब्सिडरी बनाई हुई है। ऐसे ही आपने एक्सिस बैंक का नाम सुना होगा, तो एक्सिस बैंक ने अपने एक्सिस ट्रस्टी के नाम से कंपनी एस्टेब्लिश की हुई है। तो बैंक एज ए ट्रस्टी भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट वो अपनी सब्सिडरीज क्रिएट कर लेते हैं स्पेसिफिक टाइप के बिजनेस को करने के लिए। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अपनी किसी प्रकार की एसेट है, उस एसेट को मैनेज करने के लिए, या अगर मान लो मेरे पास बहुत सारा फंड्स हैं, उन फंड्स को मैनेज करने के लिए और उसको कहां पर इन्वेस्ट करना है उसके लिए भी, उसकी देखरेख के लिए भी मैं बैंक को एज ए ट्रस्टी अपॉइंट कर सकता हूं। यह काम तो मैं अपने किसी फैमिली पर्सन को या अपने किसी रिलेटिव को भी दे सकता था, नहीं। अब यहां पर जो फैमिली पर्सन होगा वो बायस डिसीजन ले सकता है,
बट बैंक बायस डिसीजन नहीं लेगा, जो राइट होगा वो राइट ही करेगा और किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं करेगा। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैंक को एज ए ट्रस्टी अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसके लिए ट्रस्टी बनाया गया है। अब फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी की, उस एसेट की क्या है, वैल्यू इंक्रीज हो गई है, वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अब वैल्यू इंक्रीज होने के बाद अब कल को बैंक ये कहे कि भाई ये एक्स्ट्रा जो वैल्यू इंक्रीज हुई है ये मेरी वजह से हुई है, ये मेरा मार्जिन हुआ। नहीं, बैंक ऐसा नहीं करेगा। बैंक को विद इंटरेस्ट और जितनी भी वैल्यू इंक्रीज हुई है वो सारी की सारी जो भी उसका लीगल हायर होगा उसको देना होगा आगे फ्यूचर में। तो कोई भी, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है और वो अपनी वसीयत बनाता है और वसीयत बनाने के साथ बैंक को क्या बना दे, उसका ट्रस्टी बना दे, तो बैंक उसकी क्या करेगा, देख रेख करेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये ट्रस्टी रिलेशनशिप कहलाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक के पास जो भी चीज रखी जा रही है, बैंक को जिस भी चीज का ट्रस्टी बनाया जा रहा है, पोजीशन जिस व्यक्ति ने बनाया है उसी के पास रहेगा, बट जो लीगल राइट्स हैं वो किसके पास आ गए हैं, बैंक के पास आ गए हैं। पोजीशन बैंक के पास नहीं आया है, पोजीशन बैंक के पास नहीं आया है, क्योंकि इसी के बाद मैं आपको एक और रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा बेली एंड बाइलर। बेली एंड बाइलर, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर मेन क्या है, यहां पर जो पोजीशन है वो जिस व्यक्ति ने ट्रस्टी बनाया है उसी के पास है, बस लीगल राइट्स किसके पास चले गए हैं, बैंक के पास चले गए हैं। ठीक है, अब आगे चलकर हम अगला रिलेशनशिप पढ़ेंगे बेली एंड बाइलर। ठीक है, चलिए यहां पर एक बार थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। ए ट्रस्टी इज ए पर्सन और ए फर्म दैट होल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेट द प्रॉपर्टी और एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द थर्ड पार्टी। हमने ट्रस्टी किसके लिए बनाया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि पेरेंट्स हैं, उस पेरेंट्स ने अपने जो माइनर बच्चा है उस बच्चे के लिए क्या किया है, बैंक को एज ए ट्रस्टी बना दिया है। तो एक ट्रस्टी मस्ट ऑलवेज एक्ट एज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी विच क्रिएट द फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, बैंक की क्या बन जाती है, एक जिम्मेदारी बन जाती है। दिस मीन्स द ट्रस्टी मस्ट मैनेज द बेनिफिशरीज एसेट्स विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑनेस्टी, केयर एंड लॉयल्टी। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेली एंड बाइलर रिलेशनशिप। अब बेली का मतलब क्या होता है, अमानतदार। जैसे मान लो कोई आप अपनी बहुत ही कीमती चीज को मैं अमानत भी कह सकता हूं, तो बहुत ही कोई कीमती अमानत मेरे पास रखकर चले गए हो, तो मैं क्या कहलाऊंगा, अमानतदार कहलाऊंगा। मींस मैं क्या कहलाऊंगा, बेली कहलाऊंगा। ऐसे समझिए, आपके पास कोई बहुत ही ज्यादा लग्जरी वॉच है और वो गोल्ड से बनी हुई है और आप कहीं बाहर जा रहे हैं। ठीक है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो चीज आप मेरे पास रखकर चले गए, तो आपकी अमानत है और किसके पास रखी गई है, मेरे पास रखी गई है। तो मैं इस केस में क्या बन जाऊंगा, मैं इस केस में बेली बन जाऊंगा। बेली मींस अमानतदार, यानी कि आपकी अमानत की रक्षा करने वाला, आपकी अमानत की सुरक्षा करने वाला, अमानतदार। और आप क्या कहलाओगे, आप कहलाओगे बाइलर। आप क्या कहलाओगे, बाइलर। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक इसी प्रकार से अब बैंक के फॉर्म में हम एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक के पास अगर आप अपनी कुछ भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या किसी प्रकार की सिक्योरिटीज, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो जो सिक्योरिटीज है आपके पास, वो बैंक के पास डिपॉजिट कर देते हो, वो बैंक के पास डिपॉजिट कर देते हो, या अपना कोई गोल्ड है या बहुत ही कीमती चीज है बैंक के पास जमा कर देते हो। अब पोजीशन किसके पास चला गया, पोजीशन चला गया बैंक के पास। अब बैंक उसकी सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। ठीक, बैंक के पास चला गया, तो इस केस के अंदर बैंक क्या बन जाएगा, बेली बन जाएगा, और आप क्या कहलाओगे, बाइलर कहलाओगे। आप क्या कहलाओगे, बाइलर कहलाओगे। तो कई बार यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि सर बैंक के पास कोई चीज रखी, ठीक है, तब वो ट्रस्टी भी बन गया और बेली भी बन गया। ये कैसे हो सकता है, जब वो ट्रस्टी बना था तो उसके पास पोजीशन नहीं था, यूज उसको जो ऑनर था या कोई और था वही कर रहा था। बट जब बैंक बेली बनता है तो उसमें क्या होता है, जो कोई भी चीज एसेट है या कोई भी सिक्योरिटी है
वो सिक्योरिटी बैंक के पास रखी जाती है, बैंक के पास उसका पोजेशन होता है, तभी बैंक क्या कहलाएगा? बैली कहलाएगा। और आप क्या कहलाओगे? बाइलर कहलाओगे। तो when a customer deposits certain valuable bond, security or other documents with the bank for their safe custody, bank beside becoming the trustee as discussed earlier becomes bailey and the customer is the bailer। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और इस समय के दौरान अगर उस एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो वो इंक्रीज एसेट कस्टमर की ही होगी, कस्टमर की ही होगी, बैंक की नहीं होगी। ये आपको अच्छे से ध्यान से समझना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप के साथ। अगला है एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप। एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? अब एजेंट का तो मतलब एजेंट ही होता है, और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मुखिया। मुखिया यानी कि जिसके पास कोई चीज रखी गई है, जिसके पास कोई चीज रखी गई है, या जो मेन उसका होल्डर है, जो मेन उसका होल्डर है, जिसकी वो चीज है, वो क्या कहलाएगा? मुखिया। जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, तो मैं इसका मालिक हूं, तो मालिक हूं तो क्या कहलाऊंगा? मैं इसका प्रिंसिपल कहलाऊंगा, ठीक है। और ठीक एजेंट, एजेंट क्या होता है? कमीशन के बदले में काम करने वाला व्यक्ति, कमीशन के बदले में काम करने वाला व्यक्ति। तो ठीक ऐसे ही एक कस्टमर जो होता है वो प्रिंसिपल कहलाता है, और बैंक क्या कहलाता है? एजेंट कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स कैसे लेते हैं? जैसे आपके पास आपने कोई बैंक को जिम्मेदारी दे दी है कि हर महीने मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेरा मोबाइल का रिचार्ज, मेरा वाईफाई का रिचार्ज आपको करना है। जैसे आप ऑटो पे कर देते हो ना, ठीक है, आजकल बहुत सारी ऐप यूज करते हो, उसमें ऑटो पे का, ऑटो रिन्यू का और ऑटो पे का ऑप्शन आता है। तो आपने उसको क्या, आपने बैंक को क्या दे दी? जिम्मेदारी दे दी। बैंक बन गया इस केस में एजेंट, यानी कि कमीशन के बदले में आपका काम करता रहेगा, और आप इस केस में क्या कहलाओगे? प्रिंसिपल कहलाओगे। ठीक ऐसे ही बैंक को आपने जिम्मेदारी दी कि आपका जो चेक है वो कलेक्ट कर ले, आपसे या किसी और से कलेक्ट कर ले, तो इस केस में बैंक बन गया एजेंट, और आप क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल कहलाएंगे। आप क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल कहलाएंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। आपके बिहाफ पर आपने अपने एक चेक फिल करके या कैश ट्रांसफर या विड्रॉल फॉर्म फिल करके दिया बैंक को कि ये पैसे इस दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं। तो बैंक आपका एजेंट बन गया। एजेंट को जैसे जैसे कह रहे हो वैसे वैसे वो परफॉर्म कर रहा है, जैसे जैसे कह रहे हो वैसे वैसे वो परफॉर्म कर रहा है। और आप क्या कहलाओगे? आप कहलाओगे प्रिंसिपल। तो यहां पर देखिए बैंक डिफरेंट टाइप की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, रेंडर करता है। तो सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक आर रेमिटेंस, कलेक्शन ऑफ चेक, बिल्स टू पे रेगुलरली, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लब फीस ऑन बिहाफ ऑफ ए कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ पर जो जो फंक्शंस एक बैंक परफॉर्म कर रहा है, उन फंक्शंस के लिए बैंक बन गया एजेंट, और आप उसके क्या हो? प्रिंसिपल हो। तो यहां पर एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आप कस्टमर कहलाएगा प्रिंसिपल और बैंक कहलाएगा एजेंट। और ये रिलेशन कब टर्मिनेट होगा? जब कस्टमर की डेथ हो जाए, या कस्टमर इंसॉल्वेंस हो जाए, या लुनेंसी दिखाए पेमेंट करने में कस्टमर, तभी ये रिलेशन क्या होता है? कैंसिल होता है। इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। अगला हम एग्जांपल लेते हैं। अगला हम रिलेशन पढ़ते हैं, लिसोर और लेसी। लिसोर और लेसी क्या होते हैं? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, आप कई बारी बैंक के अंदर विजिट करते हैं, और बैंक लॉकर की फैसिलिटी का आपने नाम सुना होगा, और मे भी आप में से कोई ना कोई, या आपकी फैमिली में कोई ना कोई पर्सन बैंक लॉकर फैसिलिटी को अवेल भी कर रहा हो। तो बैंक वो लॉकर फैसिलिटी आपको कैसे प्रोवाइड करता है? बैंक आपको अपने ब्रांच के अंदर जो भी कबर्ड है उसके अंदर एक लॉकर प्रोवाइड करता है।
कि आप यहां पर अपना कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज है वो आप यहां पर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी। यहां पर आपको सेफ्टी इंश्योर मिलेगी, ठीक है, यहां पर आपको सेफ्टी मिलेगी। लेकिन बैंक बदले में आपसे क्या लेता है? बदले में उसकी फीस लेता है। तो वो जो लॉकर है बैंक ने क्या आपको परमानेंट प्रोवाइड कर दिया है? नहीं, वो फीस के बदले में आपको प्रोवाइड किया है। तो बैंक आपसे क्या चार्ज कर रहा है? फीस। वो जो लॉकर आपको प्रोवाइड किया है वो किराए पर यानी कि पट्टे पर, लीज पर प्रोवाइड किया है, लीज पर प्रोवाइड किया है। तो वहीं से रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ लिसोर एंड लेसी। यहां पर बैंक बन जाएगा लिसोर और कस्टमर क्या बन जाएगा? लेसी। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर एक बैंक है और यहां पर कस्टमर है। बैंक ने जब कस्टमर को बैंक लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड की तो बैंक यहां पर क्या बन गया? लिसोर बन गया और कस्टमर यहां पर लेसी बन गया। कस्टमर यहां पर क्या बन गया? लेसी बन गया। तो यही कॉन्सेप्ट था, समझने के लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, तो ये याद रखना है। अब यहां पर बैंक बैंक ने आपको जो बैंक ने देखो लीज 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 का मतलब क्या होता है? पट्टे पर देना, किराए पर देना। लीज का ही मतलब क्या होता है? लीज वर्ड आपने सुना होगा ना, यहां पर लिखा भी है, ये रहा लीज। लीज का मतलब क्या होता है? पट्टे पर देना, मतलब किराए पर कोई चीज देना, मतलब किराए पर कोई चीज देना। तो जब एक बैंक किराए पर यानी कि लीज पर आपको लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या कोई और चीज आपको रेंट पर देता है, किराए पर देता है, तो उस केस के अंदर बैंक लेसर का रोल प्ले कर रहा है और जो कस्टमर है वो लेसी का रोल प्ले कर रहा है। अब यहां पर आइए समझिए कि आपने बैंक के अंदर एक लॉकर लिया और उसके अंदर अपनी बहुत ज्यादा कीमती चीजें, गोल्ड या आपने उसके अंदर कैश रखना स्टार्ट कर दिया और कल को बैंक के अंदर कोई चोरी हो जाती है, ठीक है, बैंक के अंदर कोई भी चोरी हो जाती है या बैंक के अंदर कोई फ्रॉड हो जाता है, तो उस केस के अंदर बैंक क्या हर एक चीज के लिए लायबल होगा या बैंक की एक लिमिट होगी लायबिलिटी तक? तो बैंक की एक लिमिट होती है लायबिलिटी की, ठीक है। कितनी लायबिलिटी की लिमिट होती है? बैंक की जो भी किराया है यानी कि बैंक की जो भी एनुअल फीस है उस लॉकर को लेकर यानी कि लीज है उसके 100 टाइम तक। अगर मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं कि एक लॉकर आपको बैंक के अंदर 1000 रुपए एनुअल में मिल रहा है, 1000 रुपए में, ठीक है 1000 रुपए उसका सालाना किराया है और बैंक के अंदर आपने मान लो 5, 10, 20 या मान लो 1 करोड़ रुपए की कोई भी वैल्यू रखी हुई है, कोई भी कीमती सामान रखा है, गोल्ड रखा है, कैश रखा है, कुछ भी रखा आपने। हालांकि बैंक मना करता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कीमती चीजें और कैश नहीं रखना चाहिए, वो इलीगल होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने रखा है, ठीक है, और इसका किराया कितना है? 1000 रुपए है और कल को इसके अंदर चोरी हो जाती है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो बैंक इसके 100 टाइम तक के लिए ही लायबल है, मतलब 1 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए तक जितना भी अमाउंट होगा किसका? रेंट का, उसके 100 टाइम तक ही बैंक भुगतान करेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो इसलिए जब भी कभी आप बैंक के अंदर लॉकर लें और अगर आप जो चीज उसके अंदर रखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा कीमती है तो आप महंगा लॉकर लीजिए, ठीक, महंगे वाला लॉकर लीजिए ताकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ सके। दूसरा केस समझते हैं बैंक लॉकर के लिए कि अगर कोई भी जो नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, ठीक है, इस केस में यानी कि एक्ट ऑफ गॉड बोला जाता है इस चीज को कि भगवान की वजह से कुछ ऐसा होता है, उस केस में आपके लॉकर के अंदर कुछ भी रखा है बैंक उसके लिए लायबल नहीं होता है। बैंक शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी डैमेज और लॉस of content of the local arising from the natural calamities or act of God like earthquake, flood, lightning and thunderstorm or any act
दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू द सोल फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द कस्टमर। ठीक है, कस्टमर की गलती की वजह से हुआ है या एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है, उस केस में बैंक लायबल नहीं होगा। बैंक किस केस में लायबल होगा? फायर के केस में, थेफ्ट के केस में, बलगरी के केस में, रॉबरी के केस में, डकैती के केस में, बिल्डिंग कोलैप्स के केस में। इन केसेस में बैंक लायबल हो सकता है अगर बैंक की गलती है। तो लाइसोर और लेसी का रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लास्ट है ये इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर किसको कहते हैं, इंडेमनीफाइड किसको कहते हैं, ये समझिए। सबसे पहले बैंक इज इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि क्षतिपूर्ति धारक, और कस्टमर क्या कहलाएगा? क्षतिपूर्ति देने वाला। एक केस समझाता हूं मैं, एक केस सुनाता हूं आपको, उससे आपको क्लियर होगा। मैंने एक चेक बनाया और वो चेक किसी कस्टमर को दिया और उस कस्टमर से वो चेक गुम हो गया। अब कस्टमर मेरे पास आया, ठीक है, मेरे पास आया और कहा कि भाई वो चेक मेरे से गुम हो गया है, आप मुझे नया चेक बनाकर दे दीजिए। ठीक है, मुझे नया चेक बनाकर दे दीजिए। अब मैं बैंक के पास गया कि मेरे से ये कस्टमर को चेक इशू किया था, वो उससे गुम हो गया है, तो मैं एक नया चेक बनाकर दे रहा हूं। उस केस में कल को अगर फ्रॉड हो जाता है, कल को अगर डबल अमाउंट विड्रॉ हो जाता है, पुराने वाले चेक से भी और नए वाले चेक से भी, ठीक है, तो उस केस में जो बैंक को नुकसान होगा उसके लिए भरपाई किसको करनी पड़ेगी? कस्टमर को भरपाई करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि कस्टमर की वजह से वो नुकसान हुआ है बैंक को, बैंक उसकी भरपाई नहीं करेगा। ठीक है, हालांकि वो पैसा तो किससे विड्रॉल होगा? कस्टमर के अकाउंट से विड्रॉल होगा। ठीक है, तो एक केस मैंने आपको इस समझाया। तो इस केस के अंदर जो बैंक क्या कहलाएगा? इंडेमनिटी होल्डर कहलाएगा, यानी कि इंडेमनीफाइड कहलाएगा। और कस्टमर क्या कहलाएगा? इंडेमनीफाइड बैंक कहलाएगा। और इंडेमनीफायर कौन कहलाएगा? कस्टमर कहलाएगा। यानी कि क्षतिपूर्ति किसको भरनी होगी? क्षतिपूर्ति किसको भरनी होगी? कस्टमर को भरनी होगी। दूसरा केस लेते हैं, ठीक, दूसरे केस से और आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि मैंने बैंक से एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाया और वो डिमांड ड्राफ्ट मेरे से गुम हो गया। ठीक है, मैं बैंक के पास दोबारा से गया। अच्छा, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनता है? मैं बैंक के पास कैश में पैसा लेकर जाऊंगा और किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाऊंगा। दरअसल आपने पढ़ा भी होगा और थोड़ी बहुत तो नॉलेज आप रखते ही होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कभी कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया और कॉलेज के अंदर जो फीस की पेमेंट होती थी वो अधिकतर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही होती थी। तो बैंक, जिस भी बैंक के अंदर उस कॉलेज का, आपके कॉलेज का क्या होता था? अकाउंट होता था। उस बैंक की किसी ब्रांच के अंदर जाकर प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज के नाम से आप क्या करवाते थे? डिमांड ड्राफ्ट डीडी क्रिएट करवाते थे और वो पैसा बैंक के सस्पेंस अकाउंट में चला जाता है और फिर वो कागज का टुकड़ा जो बनाकर दिया, चेक जैसा ही दिखाई देता है आपको, वो आप कॉलेज के अंदर जमा करते हैं। फिर कॉलेज उस कागज के टुकड़े को लेकर जाता है अपने बैंक की ब्रांच के अंदर। फिर वो जो सस्पेंस अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा था, उस अकाउंट से आपके कॉलेज के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी दौरान जब आप चेक बनवाकर लेकर गए, रास्ते में आपसे कहीं पर वो जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर लेकर गए, डिमांड ड्राफ्ट आपसे गुम हो गया। फिर आप भागे भागे अपनी ब्रांच के पास गए और ब्रांच में जाकर आपने कहा कि वो डिमांड ड्राफ्ट मेरे से गुम हो गया है, वो डिमांड ड्राफ्ट मेरे से गुम हो गया है, मुझे नया बनाकर दीजिए। आपकी ब्रांच ने, आपके बैंक ने वो डिमांड ड्राफ्ट नया बनाकर दिया, बट किस शर्त के ऊपर? कि कल को अगर पुराने वाले डिमांड ड्राफ्ट को भी यूज कर लिया गया और नए वाले डिमांड ड्राफ्ट को भी यूज कर लिया गया तो यहां पर बैंक को नुकसान हो सकता है। उस नुकसान की भरपाई, उस जोखिम की जिम्मेदारी उस कस्टमर को लेनी होगी। तो इस केस में जब भी कोई डुप्लीकेट डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बैंक इश्यू करेगा, उस केस के अंदर जो बैंक बन जाएगा इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि क्षतिपूर्ति धारक, यानी कि भरपाई लेने का पूरी जिम्मेदारी होगी बैंक के पास, अपना पूरा पैसा वसूलेगा कस्टमर से अगर ऐसा फ्रॉड या लॉस होता है तो। यानी कि बैंक कहलाएगा इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड, और कस्टमर क्या कहलाएगा? इंडेमनीफायर, क्षतिपूर्ति भरने वाला।
ठीक है, आई होप यहां से आपको क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, a contract by which one party promises to save the other from any loss caused to him by the conduct of the promisor himself or the conduct of any other person in the contract of the indemnity section 124 in इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये चीजें बैंक के अंदर कहां से ली गई है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से यहां पर ड्राइव की गई है, वही सेम चीजें यहां पर रिपीट की गई है। इन बैंकिंग सच रिलेशनशिप ऑक्योर्स इन द ट्रांजैक्शन ऑफ इश्यूज ऑफ डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट्स। ठीक है, इस केस में ये क्लियर होता है। तो डिमांड ड्राफ्ट का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। यहां पर हमारे जो रिलेशंस हैं, मेजर रिलेशंस हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। और इन रिलेशंस की एक टेबल भी मैंने बनाई है, ये टेबल आप रिवाइज कर लेंगे तो पूरा चैप्टर ही आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, डिपॉजिट्स इन बैंक, यानी कि कस्टमर ने जब बैंक के अंदर डिपॉजिट की तो बैंक क्या कहलाया, डेटर कहलाया, और कस्टमर क्या कहलाया, क्रेडिटर कहलाया। जब कस्टमर ने बैंक से लोन लिया तो कस्टमर क्या कहलाया, क्रेडिटर कहलाया। ठीक है, और सॉरी, बैंक क्या कहलाया, क्रेडिटर कहलाया, और कस्टमर क्या कहलाया, डेटर कहलाया। और ठीक ऐसे ही बैंक ने पास, आपने जब सेफ कस्टडी के अंदर कुछ चीजें रखी, उसका पोजीशन किसके पास था, ब्रांच के पास, बैंक के पास था। उस केस में बैंक क्या कहलाएगा, बेली। जैसे आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह बैंक के पास जमा कर दी, ठीक है, और कस्टमर क्या कहलाएगा, बाइलर कहलाएगा। लॉकर की फैसिलिटी ली, तो लॉकर की फैसिलिटी जब आपने ली तो लीज पर ली, यानी कि किराए पर ली, तो बैंक लाइसोर कहलाएगा और कस्टमर क्या कहलाएगा, लेसी कहलाएगा। उसके बाद बैंक आपके बिहाफ पर किसी दूसरी जगह से चेक कलेक्ट कर रहा है या आपके पास से ही चेक कलेक्ट कर रहा है, तो एक एजेंट का काम कर रहे हैं, तो बैंक एक एजेंट बन गया और आप क्या बन गए, मुखिया यानी कि प्रिंसिपल बन गए। ठीक है, परचेज ऑफ ड्राफ्ट, ठीक, परचेज ऑफ ड्राफ्ट, जब आपने बैंक को पैसे दिए, बैंक के पास पैसे जमा हो गए, और बैंक के पास पैसे जमा हो गए और आपको बदले में कागज का टुकड़ा मिल गया, तो बैंक आपके पैसों का क्या बन गया, देनदार बन गया, डेटर, और आप क्या बन गए, लेनदार यानी कि क्रेडिटर बन गए। पेई ऑफ द ड्राफ्ट, जब पेई ऑफ द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट की पेमेंट करने वाला बन गया, तो बैंक यहां पर ट्रस्टी बन गया और कस्टमर क्या बन गया, बेनिफिशियरी बन गया। प्लेज, प्लेज यानी कि जैसे मान लो गोल्ड लोन लिया, ठीक है, गोल्ड बैंक के पास रखा है लोन लेते समय, तो बैंक क्या बन जाएगा, यहां पर प्लेजी बन जाएगा, इसको पावनर भी कहते हैं, और कस्टमर क्या बन जाएगा, प्लेजर। बैंक क्या बन गया, प्लेजी बन गया, और कस्टमर क्या बन गया, प्लेजर बन गया, पावनी कस्टमर को कहेंगे। ठीक है, मॉर्गेज, ठीक है, मॉर्गेज के अंदर क्या होगा कि जैसे आपने होम लोन लिया, ठीक है, जैसे आपने क्या लिया, होम लोन लिया, तो होम लोन में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स किसके पास रहेंगे, बैंक के पास रहेंगे, और उसका पोजीशन आपके पास रहेगा, तो बैंक यहां पर मॉर्गी कहलाएगा और कस्टमर यहां पर मॉर्गेटर कहलाएगा। उसके बाद सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटी, आपके बिहाफ पर सेल परचेज करा सिक्योरिटी, तो बैंक यहां पर एजेंट कहलाएगा, आप क्या कहलाओगे, प्रिंसिपल कहलाओगे। मनी डिपॉजिटेड विदाउट डिस्पोजल इंस्ट्रक्शंस, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया आपने, लेकिन ये नहीं बताया इसका क्या करना है, तो बैंक अपने पास रखेगा उसको, तो बैंक बन जाएगा यहां पर ट्रस्टी और आप बन जाओगे यहां पर बेनिफिशियरी। आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक, गलती से बैंक के पास कुछ आपका आर्टिकल रह गया है, तो बैंक अगेन ट्रस्टी बन जाएगा और आप क्या कहलाओगे, बेनिफिशियरी। शेयर्स गिवन फॉर सेल, बैंक को आपने शेयर्स दिए हैं बेचने के लिए, तो एजेंट का काम करेगा बैंक और आप प्रिंसिपल का काम करोगे। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन क्या होता है, जब आप ईएमआई पर गाड़ी वगैरह कोई भी व्हीकल लेते हैं तो वो हाइपोथिकेशन का केस होता है, तो बैंक यहां पर हाइपोथिकेटी कहलाएगा और हाइपोथिकेटर कौन कहलाएगा, कस्टमर कहलाएगा। ठीक है, अगेन मैं बता देता हूं, प्लेज यानी कि गोल्ड लोन, लोन का केस है, मॉर्गेज होम लोन का केस है, और हाइपोथिकेशन कार या किसी व्हीकल का लोन का केस है। किसी अलग सेशन के अंदर मैं आपको समझाऊंगा प्लेज, मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। प्लेज पोजेशन बैंक के पास चला जाता है, जो भी कोलेटरल रखा जाता है।
मॉर्गेज पोजीशन कस्टमर के पास रहता है और इमूवेबल होता है, और हाइपोथिकेशन पोजीशन कस्टमर के पास होता है, मूवेबल होता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स किसके पास होते हैं? बैंक के पास होता है। मेजर ये डिफरेंस होता है तीनों कोलैटरल्स के बीच में। तो यहां पर हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आया होगा। इसके एमसीक्यू के जो नोट्स हैं ऑलरेडी ऐप के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं, तो साथ में इस सेशन के साथ अपने एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करें, और क्विज़ भी इसके जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हैव ए नाइस डे।